महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक जो है इनका जीवन काल था। देखिए जो है महात्मा गांधी जी की जीवनी, किस तरह से उन्होंने अपने व्याख्या के आधार पर जीवनी में उपलब्धियां की। कार्य उपलब्धियां, स्वतंत्र आंदोलन में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने से पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारी एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत राष्ट्रपिता भी कहता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समूचे मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूती से बनी शाल पहनते थे। हमेशा सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्म शुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि पर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नामक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों तक जेल में भी रहे। प्रारंभिक जीवन मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवाने थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परम नाम में वैश्या समुदाय से ताल्लुक रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा के मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा श्रद्धा जो दिन रात एक कर देती थी। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत, भिन्न धर्मों पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी जी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतान हुई और हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी में समय। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई।
शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा और अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के समदास कॉलेज में दाखिला लिया और खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे। कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। विदेश में शिक्षा और वकालत। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता, चाचा और उत्तराधिकारी दीवान बन सकते थे। उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो उनको आसानी से दीवान की पद मिल सकती है। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के लिए विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। वर्ष 1888 में मोहनदास की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपने मां को दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहाँ उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाइयाँ हुई और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ली और सदस्यता ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। जून 1891 में गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी माता के मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता न मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने यह काम छोड़ना पड़ा। आखिरकार सन 1893 में एक बार भारतीय फोरम से नेटल अफ्रीका में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। गांधी जी अफ्रीका भारत में दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक, जो गांधी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, वह प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायालय सलाहकार के तौर पर वहां गए थे और उन्होंने अपने जीवन के कई साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक, विचारक और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वह टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके लिए जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूद सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान और स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। तब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीका सरकार से सामने और उठाया और सन 1906 से जुल्लू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया गया। गांधी के अनुसार अपनी नागरिकी की दावों को कानूनी जमा करने के लिए भारतीय ब्रिटिश को युद्ध प्रयासों से सहयोग देना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 से 45 वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस लौट आए थे। इस समय पर तक गांधी राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर के गांधी के विचार बहुत ही हद तक गोखले के विचार से प्रभावित थे, क्योंकि प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की थी। अब होता है यहाँ पर स्टार्ट चंपारण का खेल।
चंपारण और खेला सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेरा में हुए आंदोलन की गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदने के लिए कहते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी, जिस कारण से अत्यधिक गरीबी घिरी गई थी। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी करने लगा और जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन, हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। सन 1918 में गुजरात की स्थिति खेरा, बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई और लोग माफी की मांग करने लगे। खेरा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने का किसानों का नेतृत्व किया और इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। इस प्रकार चंपारण और खेला के गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई और वह स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। खिलाफत आंदोलन कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्तरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी थी। भारत में खिलाफत आंदोलन नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे इसी मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी द्वारा सम्मान और मेडल वापस कर दिया गया। इसके बाद गांधी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसके प्रभाव समुदायों के लोगों पर था। असहयोग आंदोलन गांधी जी की मानना था, भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी। अगर हम इस मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ बात कर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेसों का सबसे बड़ा नेता बना दिया गया था और अब यह स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी बीच जलियांवाला बाग नरसंहार देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी ने स्वदेशी नीति का आयान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। उसका कहना था कि इस सभी भारतीयों अंग्रेजों द्वारा बनाई वस्तुओं की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाए गए खादी पहने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूती काटने के लिए कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थाओं और अदालतों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिसके समाज के सही वर्गों के में जोश और भागीदारी बढ़ गई थी। फरवरी 1922 में इसका अंत चौरी कांड के साथ किया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य के चलते 1924 को सरकार ने रिहा कर दिया। स्वराज और नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी की फरवरी 1924 में रिहा हुई और सन 1928 तक सक्रिय राजनीतिक से दूर रहे। इसी दौरान वह स्वराज पार्टी कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने लगे और इसका अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी लड़ते रहे। इसी समय की बात है, अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नए संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, पर उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। जिसके पश्चात दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने हुकूमत को भारतीय राजनीति को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा
और ऐसा न करने पर देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार होने लगे। और कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा कोई जवाब न मिलने पर 31 जून 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया। अंग्रेजी ने 26 जून 1930 दिन भारतीय स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। इसके पता गांधी ने सरकार द्वारा नमक पर लगाए जाने के कारण सत्याग्रह चलाया गया, जिसके उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेज सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। इसके बाद लॉर्ड डाल्विन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप गांधी डाल्विन संधि पर मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुआ। गांधी डाल्विन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, सहमति दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और परंतु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी जी फिर से गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से चलते प्रतिनिधि राष्ट्र के तरह निर्माण पर अपना ध्यान लगा लिया। उन्होंने ग्रामीण भारतीयों को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने के लिए कताई, बुनाई और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण प्रणाली बनाने में काम शुरू किया। हरिजन आंदोलन दलित नेता B.R. अम्बेडकर की कोशिशों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा छूतों के लिए नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंजूर कर दिया गया था। एरवाड़ा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था पुनः अपनाने पर मजबूर किया। अछूतों के जीवन को सुधार के लिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए अभियान की यह शुरुआत 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन को दौरान को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्षीय अभियान की शुरुआत की। अम्बेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन से प्रसन्न नहीं थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की बात थी। द्वितीय विश्व युद्ध भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक असहयोग देने के लिए पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश यानी खुश नहीं थे। जनता के प्रतिनिधित्व के प्रश्नों के लिए बिना सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया गया था। गांधी ने घोषणा की एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों को जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन संघर्ष के सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक अहिंसा गिरफ्तारी हुई। संघर्ष में हजारों संख्या में स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, घायल हो गए, हजारों गिरफ्तार भी हो गए और गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई के साथ अनुशासन बनाए गए रखने को कहा। इस नारे को करो या मरो को नारे को देते हुए कहा। जैसा कि सबको अनुमान था कि अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति के सदस्य को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पुणे के आंगा महल में ले जाया गया और उन्हें 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इस तरह उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। 22 फरवरी 1944 को हो गया था और कुछ समय बाद गांधी जी की मलेरिया से भी पीड़ित हो गए और उन्हें इस हालत में जेल नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन भारत को संगठित कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंत में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन
समाप्त कर दिया गया। सरकार ने 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। देश का विभाजन आज़ादी, जैसा कि पहले कहा जा चुका था कि द्वितीय विश्व युद्ध के सप्ताह समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश का पाकिस्तान की भी मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया गया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि यह धार्मिक एकता के सिद्धांत बिल्कुल अलग था और कहा जाता है कि ऐसा न हो पाया और अंग्रेजी देश को 2 टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान विभाजित कर दिया गया। गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 बजे के करीब कर दी गई हत्या की गई थी। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि ये राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द। नाथूराम गोडसे और सहयोगी मुकदमा चलाया गया। 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके पश्चात भी गांधी जी के विमर्श के अनुसार कहे थे कि गांधी जी नाथूराम गोडसे को मौत की सजा न दी जाए, फांसी की सजा न दी जाए। दोस्तों, ये कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में किस तरह जो है जीवन का उद्देश्य इन्होंने गांधी जी ने अपना जीवन का उद्देश्य इसमें विख्यात किए हैं और उन्हें रचनात्मक कार्य के लिए जो अमर पुरुष बना और जो है हम लोग इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को जानते हैं। उन्होंने इतने संघर्ष किए और अगर ऐसी और वीडियो आपको पसंद है तो हम फिर भी दूसरे वीडियो में जीवनी की महान जीवनियों कथा के साथ लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल भारत एक मिशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जीवनी के साथ।